पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है। ऑर्डर बताते वक्त हमने देखा था कि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रेट को कितना चेंज कर रहा है, ये फैक्टर बताता है ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्टेंट। इसी तरह से हर रिएक्टेंट का एक एक ऑर्डर होता है जिसे हम पावर में लिखते हैं उसके रेट लॉ में, रिएक्शन के रेट लॉ में। और सारे रिएक्टेंट्स के ऊपर जो पावर लिखी है उन सभी पावर का सम जब हम करते हैं तो दैट गिव्स यू ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब वो ऑर्डर की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर की वैल्यू वन है तो वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर की वैल्यू टू है तो वो होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ जस्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला हेडिंग दिख रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दी है जिसमें एक ही रिएक्टेंट है और रेट लॉ जब लिखा तो रेट इज इक्वल टू के क्या था, रेट कांस्टेंट, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। और यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है। रेट लॉ में हमने पढ़ा था कि रेट लॉ ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ प्रोडक्ट नहीं आते, रिएक्टेंट N2O5 है इसलिए रिएक्टेंट इधर आया है और रिएक्टेंट की पावर रहेगी, कुछ पावर जो भी होगी वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब वन लिखा है, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं रहा तो वो वन होगा। वन है इसलिए दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इज प्रोपोर्शनल टू N2O5 कॉन्सेंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। उसके बाद सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कब बोलेंगे, जैसा इस तरह का रिएक्शन एक दिया है और जब इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखा तो रेट इज इक्वल टू के इंटू NO2 और NO2 के पावर में टू। NO2 के पावर में जो टू लिखा है सॉरी, इस टू की वजह से दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की पावर जो भी रहेगी रेट लॉ में वो डिसाइड करेगी कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है। यहाँ पावर टू है इसलिए दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। Definition wise, a second order reaction is that reaction in which the rate is proportional to the second power of concentration of one of the reactant. Rate क्या है, proportional है second power of concentration of reactant। तो उस proportionality का साइन हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है रेट कांस्टेंट K। ठीक है, इसी तरह से इनकी हाफ लाइफ्स निकलती है। तो हाफ लाइफ्स क्या होता है, रिएक्टेंट शुरुआत में अगर हमने 10 ग्राम लिया है और रिएक्शन शुरू कर दी तो 10 ग्राम रिएक्टेंट लेके रिएक्शन शुरू करने के बाद हम टाइम नोट करते जा रहे हैं। 10 ग्राम से 5 ग्राम होने के लिए उसको जितना भी टाइम लगा होगा उसे कहते हैं हाफ लाइफ। मीन्स द टाइम टेकन बाय रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू इट्स हाफ अमाउंट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ। तो हर रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, हर रिएक्शन की हाफ लाइफ हम निकालते हैं जो इस तरह से आएगी। अब ये वैल्यूज कहाँ से आएगी इसके लिए आपको डेरिवेशन पार्ट देखना होगा जो आपको नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है कि हाउ वी कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ्स ऑफ वेरियस रिएक्शंस। तीन ऑर्डर बेसिकली हमें पढ़ने होंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। अगर आपने पिछले क्लासेस मिस किए हैं तो यू कैन विजिट इट फ्रॉम हियर। राइट टॉप कॉर्नर में एक आई लिखा हुआ दिखता है स्क्रीन पे, उस आई पे क्लिक करेंगे तो आपको पिछले क्लासेस का लिंक मिलता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी लिंक मिलता है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं। तो मेक श्योर कि आप क्लासेस के जो लेक्चर्स है, लिंक्स है, वो सारे देखें और इन चीज़ों को आप लिख के भी रख सकते हैं एज नोट्स। और कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलरिटी का पार्ट। ऑर्डर तो देख लिया, आप देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो है ये बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स पढ़ते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म्स क्या होता है, एक ही रिएक्शन के अंदर कितने स्टेप्स हैं उसका स्टडी करना। मतलब अगर A+B गिव्स C हो रहा है रिएक्शन तो वो डायरेक्टली A+B होके C नहीं बन गया होगा, पहले A+B हुआ होगा, फिर उसका
कुछ और बीच में बना होगा डी, फिर वो डी ब्रेक हुआ होगा और फिर ब्रेक होके उसमें से ई निकला होगा, वो ई में जब हाइड्रोलिसिस की होगी तब जाके सी बना। तो प्रोडक्ट बनने से पहले जितनी भी ये बीच की स्टेप्स होती है उन स्टेप्स का स्टडी करना मीन्स रिएक्शन मैकेनिज्म का स्टडी करना। तो डिटेल पिक्चर ऑफ हाउ अ गिवन रिएक्शन ऑकर्स एट मॉलिक्यूलर लेवल इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट्री स्टेप्स। एलिमेंट्री स्टेप्स क्या होते हैं? किसी एक रिएक्शन, नेट रिएक्शन होने के लिए जितने स्टेप्स बीच में हुए होंगे उस हर एक स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप बोलते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स मिलके एक नेट रिएक्शन बनाते हैं। द सम ऑफ दीज एलिमेंट्री स्टेप्स yields the overall balanced equation for the reaction। तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप्स मिलके एक ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन ऑफ रिएक्शन देते हैं। बीच की सारी एलिमेंट्री स्टेप्स में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, स्पीशीज बनती है, उन्हें कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो लास्ट का जो सबसे लास्ट में बनता है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है और उससे पहले की स्टेप्स में जो भी बनेगा वो होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। जो एलिमेंट्री स्टेप्स के प्रोडक्ट्स होंगे उनको कहेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, डिटेल पिक्चर एट मॉलिक्यूलर लेवल फॉर एनी रिएक्शन। इसमें बहुत सारी एलिमेंट्री स्टेप्स होती है बीच में जो होती है प्रोडक्ट बनने से पहले, और हर एलिमेंट्री स्टेप का एक प्रोडक्ट होता है जिसे प्रोडक्ट नहीं कह सकते, जिसे रिएक्शन इंटरमीडिएट कहेंगे। प्रोडक्ट हम सिर्फ सबसे लास्ट स्टेप में जो बनेगा, जो नेट रिएक्शन में प्रोडक्ट होगा, उसे कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ट्वाइस ए प्लस बी गिव सी प्लस डी हो रहा है। इट मे इन्वॉल्व द फॉलोइंग एलिमेंट्री स्टेप्स। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट्री स्टेप्स दी हुई है। इस रिएक्शन में, नेट रिएक्शन में आपको दिख रहा है कि ए और बी कंबाइन हुए और सी और डी फॉर्म हो गया, बट ये डायरेक्टली नहीं हुआ होगा, ये इस तरह से स्टेप्स में हुआ। पहले ए और बी कंबाइन हुए, एक्स बनाया, फिर वो एक्स ए के साथ कंबाइन होकर वाई बनाया, और फिर उस वाई ने डिकम्पोज होकर सी और डी बनाया। तो ये एक नेट रिएक्शन ऐसे 3 स्टेप्स में हो रही है, और 3 स्टेप से वापस आप नेट रिएक्शन निकालेंगे तो आपको आपकी ओवरऑल रिएक्शन जो ऊपर लिखी थी वही मिल जाती है। तो इसमें ओवरऑल रिएक्शन हुई ये वाली, और एलिमेंट्री स्टेप्स हुए ये सारे, और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हुए एक्स वाई, और प्रोडक्ट हुए जो लास्ट में बनते हैं फाइनल, यानी कि सी और डी। ठीक है, यहाँ ये टर्म्स आपके क्लियर होने चाहिए। वैसे अब आएंगे वापस अपने मॉलिक्यूलैरिटी में। मॉलिक्यूलैरिटी पता होने के लिए पहले हमें क्लियर करना था कि एलिमेंट्री स्टेप्स क्या होते हैं, इसलिए अभी तक का पार्ट हमने देखा। अब आपको समझ चुका है कि एलिमेंट्री स्टेप्स क्या होते हैं, तो अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज दैट रिएक्ट इन एन एलिमेंट्री प्रोसेस। किसी भी एलिमेंट्री स्टेप में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट हो रहे हैं उसे कहेंगे मॉलिक्यूलैरिटी। जैसा ये पहला रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, इसमें एक ही मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट में, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 1, और इसे कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बिकॉज मॉलिक्यूलैरिटी इज 1। नेक्स्ट में, नेक्स्ट एलिमेंट्री स्टेप में ट्वाइस ए है रिएक्टेंट साइड में और वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ट्वाइस ए कहने का मतलब बाय मॉलिक्यूलर हो गया ये, बिकॉज मॉलिक्यूलैरिटी 2 है, 2 रिएक्टेंट है इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी 2, तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ए प्लस बी में भी 2 रिएक्टेंट है, तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलैरिटी 2 रहेगी और रिएक्शन को बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर ट्वाइस ए और बी ऐसे 3 कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, 2 ए और 1 बी, इसलिए ये मॉलिक्यूलैरिटी 3 होगी इस रिएक्शन के लिए, और इसे टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। तो इससे सिंपली आपको ये बातें समझनी है कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर रिएक्टिंग इन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्री स्टेप। वही चीज यहाँ पर डायग्रामेटिकली देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, रिएक्शन दिखाई हुई है, ये रिएक्शन NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2, बट ये नेट रिएक्शन है। ये नेट रिएक्शन होने के लिए पहले 2 स्टेप्स हुए थे जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये 2 स्टेप्स, ये वाले 2 स्टेप्स है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, NO2 कंबाइन होके NO3 और NO बना रहा है, और दूसरे में NO3 और CO कंबाइन होके NO2 और CO2 बना रहा है। बट इन दोनों एलिमेंट्री स्टेप्स का जब नेट रिएक्शन निकालेंगे तो वो ये रिएक्शन मिलता है। ठीक है, तो वापस देखते हैं।
ये ब्लू वाला N है, रेड वाला O है और ये वॉयलेट वाला C है। तो ये NO2 और ये N और ये दो O यानी कि NO2, दो NO2 कंबाइन हुए तो एक NO3 बना और एक NO बना, NO3 और NO। फिर वापस पहली स्टेप में जो NO3 बना था वो इधर आया, उसके साथ एक CO कंबाइन हुआ और NO3 प्लस CO यहाँ पे बन गया NO2 और CO2। तो इस तरह से स्टेप 2 और स्टेप 1 इधर हो गए और ये फाइनल स्टेप मिलती है। फाइनल स्टेप होने के बाद इधर रेट लॉ लिखा है, रेट लॉ इज रेट इज इक्वल टू K इंटू NO2 रेज टू 2, यानी कि एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 दिया है। ये सब हम क्यों देख रहे हैं? हम सिर्फ देख रहे हैं कि एलिमेंट्री स्टेप्स क्या होते हैं और मॉलिक्युलरिटी क्या होती है। ऊपर जो लिखी है ये नेट रिएक्शन है, इस नेट रिएक्शन को होने के लिए कुछ स्टेप्स लगे होंगे। तो पहला स्टेप उसका ये था, फिर दूसरा स्टेप ये था, पहला स्टेप फास्ट था, दूसरा स्टेप स्लो था, स्टेप 3 भी फास्ट था। तो इस तरह से इन 3 स्टेप्स पे ये ओवरऑल रिएक्शन हो रही है N2O5 के डिकम्पोजिशन की। इसमें जो तीनों स्टेप नीचे दिख रहे हैं 1 2 3, ये इसके एलिमेंट्री स्टेप्स हैं और ऊपर जो रिएक्शन लिखी है ये ओवरऑल रिएक्शन है। एलिमेंट्री स्टेप्स में पहली स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 1 है, दूसरी स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 2 है, तीसरी स्टेप की भी मॉलिक्युलरिटी 2 ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट आएगा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी एक थ्योरी है जो ये बताती है कि कोलिजन होना कितना ज़रूरी है रिएक्शन होने के लिए और प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए। बट कोलिजन के साथ साथ और भी कुछ बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर। तो ये सारा क्राइटेरिया कोलिजन थ्योरी में बताया गया है। यहाँ बोला है कि फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर, किसी रिएक्शन को होने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है वो लिस्ट आउट करी है। तो फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड। सबसे पहली बात कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने चाहिए। सेकेंड, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स मस्ट ऑकर विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो टकराने तो चाहिए लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी डायरेक्शन से टकराए तो प्रोडक्ट बन जाएगा। एक प्रॉपर ओरिएंटेशन या डायरेक्शन से ही कोलाइड होने से प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड इज collisions must be energetic and lead to formation of transition state complex। जो collisions होंगे, पहला पॉइंट था कि collision होने चाहिए, दूसरा पॉइंट collisions प्रॉपर डायरेक्शन से या ओरिएंटेशन से होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि ठीक है collision हो रहे हैं, प्रॉपर डायरेक्शन से हो रहे हैं, बट collisions must be energetic और उनमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो एक ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करें, यानी कि एक हाई एनर्जी स्टेट में कन्वर्ट हो। फोर्थ पॉइंट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जिस स्टेप में ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा वही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी किसी भी रिएक्शन के लिए। द ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसके बाद। ग्राफिकली देखेंगे तो ये ज़्यादा क्लियरली समझेगा। सो ऑल केमिकल रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। कोलिजन थ्योरी के हिसाब से हर रिएक्शन को एक हाई एनर्जी स्टेट से क्रॉस होना चाहिए, उस हाई एनर्जी स्टेट को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स। An energy barrier called activation energy must be overcome to change reactant to the transition state। अब अभी हमने बोला कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होने चाहिए, कोलिजन अच्छे डायरेक्शन प्रॉपर ओरिएंटेशन से होने चाहिए, उसके बाद कोलिजन में एनर्जी भी होनी चाहिए। कितनी एनर्जी होनी चाहिए? इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि रिएक्टेंट्स एक ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके। ट्रांजिशन स्टेट कॉम्प्लेक्स एक हाई एनर्जी स्टेट होता है, वो बनने के बाद फिर तुरंत प्रोडक्ट बन जाते हैं। बट ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, एक लेवल ऑफ एनर्जी अटेन करनी पड़ती है जो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। इसको पास कर लेने के बाद ही ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट बनेगा। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फॉर ओवरऑल रिएक्शन। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज डिपेंडेंट। अब ट्रांजिशन स्टेट जो हाई एनर्जी स्टेट है उसका फॉर्मेशन भी डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स की जो कोलिजन्स हो रहे हैं हाई एनर्जी वाले वो कितना फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, इस पे डिपेंड करेगा।
और ये फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा होगी, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ऑब्वियसली ना, अगर रिएक्टेंट हमने स्टार्टिंग में ज़्यादा लिए हैं बहुत सारे मॉलिक्यूलर रिएक्टेंट के, तो वो बहुत सारे एक दूसरे को टकराएंगे। जितनी भीड़ ज़्यादा रहेगी उतनी टकराव ज़्यादा होगी। तो कोलिजन्स तभी ज़्यादा होगी जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज़्यादा होगा और ट्रांजिशन स्टेट जल्दी बनेगा। नेक्स्ट है ऑन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। टकराने के लिए उनको मूव करना पड़ता है और मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी लगती है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फास्ट होगा और एनर्जी बैरियर जल्दी क्रॉस होगा। और लास्ट है रिएक्शन टेम्परेचर। जैसे कि हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से, हीट ज़्यादा करने से एटम्स मॉलिक्यूल्स हीटेड होंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ज़्यादा वाइब्रेशंस होंगे और ज़्यादा कोलिजन्स होंगे। इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी एंड रिएक्शन टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट को अफेक्ट करती है। अब यहाँ पे आपको एनर्जी चेंजेस क्लियरली दिखेंगे। एक्स एक्सिस पे हमने रिएक्शन प्रोग्रेस लिया है और वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्टिंग में BrNO जो है ये रिएक्टेंट है, ये बहुत लो एनर्जी में था, इसका एनर्जी लेवल यहाँ पे है इतना, इस पॉइंट पे। तो धीरे धीरे एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, एंड ये पीक पे पहुंचता है। पीक क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। जैसा हमने कोलिजन थ्योरी के पॉइंट्स में बोला कि ट्रांजिशन स्टेट इज अ हाई एनर्जी स्टेट जिसको रिएक्टेंट्स अटेन करते हैं। और रिएक्टेंट्स को इस हाई एनर्जी स्टेट तक पहुंचने के लिए क्या लगता है, एक एनर्जी लगती है, जैसे EA से डिनोट किया है, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट्स को इस लेवल से, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल तक एक्टिवेट होना पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी लेकर। और फिर जब वो ट्रांजिशन स्टेट पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जब वापस एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी डिक्रीज होती है, तो डायरेक्टली प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं। मीन्स जो कोलिजन थ्योरी ने बताया था कि रिएक्टेंट्स को शुरुआत में कोलाइड होना पड़ता है, कोलाइड होने के लिए भी प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड होना पड़ता है, हाई एनर्जी अटेन करनी पड़ती है और हाई एनर्जी अटेन करके ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ता है। ट्रांजिशन स्टेट बनाकर फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। प्रोडक्ट की एनर्जी लो दिखाई है यहाँ पे बिकॉज वी नो कि किसी चीज़ में एनर्जी कम है मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट्स आर स्टेबल। साइड में भी वही दिखाया है कि दीज आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट ने कोलिजन्स किए, एनर्जी बढ़ी, एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी एनर्जी आने के बाद वो ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ। ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ दिख रहा है कि कुछ नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, कुछ पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, और फाइनली प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड which are having low energy because energy loss हुआ और stable products फॉर्म हो गए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है जो दिखाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कैसे कैसे चेंज होती है, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनता है एक पीक पॉइंट पे जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी लेकर रिएक्टेंट वो पीक पॉइंट क्रॉस कर रहे हैं एनर्जी बैरियर का। सो फॉर रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, collision must involve enough energy to produce the reaction must equal or exceed the activation energy। यानी कि कोलिजन्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए कोलिजन में इतनी एनफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो रिएक्शन प्रोड्यूस कर सके। स्पेशली जो एनर्जी होगी कोलिजन्स की वो या तो इक्वल होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी के, या तो फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए। बट एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी अगर रहेगी कोलिजन्स में तो वो कभी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुँचेंगे ही नहीं और प्रोडक्ट बनाएंगे ही नहीं। दैट्स वाई द एनर्जी ऑफ कोलिजन्स मस्ट बी एनफ so that it is equal to or more than the activation energy that is required to form transition state and products. Next point, relative orientation of reactant must allow formation of any new bond necessary to produce product। जैसा हमने पिछले फिगर में देखा था यहाँ पर कि जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। राइट साइड के ग्राफ में आपको दिख रहा है इधर, ये पिंक पिंक वाले को ज्वाइन होना था, इसलिए पिंक के ऊपर ही पिंक था दूसरे मॉलिक्यूल का, तभी तो वो यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन हो पाया। और यहाँ के दोनों बॉन्ड ब्रेक करने थे प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ इजीली हो गया। तो जब पिंक के ऊपर पिंक वाला मॉलिक्यूल था इधर प्रॉपरली ओरिएंटेड, अगर ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल उल्टा होता, रिवर्स लेफ्ट में होता उसका पिंक और रेड वाला राइट में होता,
तो ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाता था। मीन्स orientation is also an important factor. The relative orientation of reactant must allow formation of new bonds to produce products. इसके बाद आएगा डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर वाला फैक्टर, अभी तक पूरे ओवरऑल चैप्टर में हमने केमिकल काइनेटिक्स में क्या देखा है, सिंपली कि रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारा पोर्शन। बट थ्रू आउट दिस अभी तक कहीं पर भी टेम्परेचर का जिक्र नहीं हुआ है। सो इन द फॉलोइंग लेक्चर, नेक्स्ट क्लास में हम डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन टेम्परेचर स्टडी करेंगे कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से भी रेट में चेंजेस आते हैं और इसका इक्वेशन क्या है पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए। ये पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट टॉप कॉर्नर में जो आए हैं उससे प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स और अदर बेसिक्स विजिट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर